हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, कल इवनिंग में मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि ग्रेविडिटी क्या होता है और पैरिटी क्या होता है। दूसरा हमने ईडीडी भी बताया था। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो आपका जो जोश है, जुनून है, वो हमारे साथ बना रहे, इस वजह से मैं हर एक कंटेंट को एक एक करके आपको समझाता हूँ। मैं इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि एज ए क्लास में जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे। आप बाकी जो भी नहीं समझ में आता, आपको जो भी कंटेंट नहीं समझ में आता, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं डियर। हम इतना बार बार भी कहते हैं आपको कि आप जो है कि जो भी एक भी पॉइंट अगर आपको सही नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं उसको क्लेरिफाई आपको करूँगा, चाहे किसी भी परिस्थिति कैसे भी करके मैं क्लेरिफाई करूँगा। तो डियर, क्लास देखा करिए तो मतलब कि एक एक पॉइंट पकड़िए। हो सकता हो मे भी ऐसा हो कि आपको जो पता हो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास देखने से ऐसा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग तो ये है बस खाली इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है अभी देख लेंगे, वो तो पढ़ा है यूट्यूब पर, ये तो है पढ़ा है, ज़रूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। तो काहे को बर्डन ले रहे हो, काहे को बर्डन ले रहे हो। उस टाइम क्या होगा कि भागोगे, दौड़ोगे और फिर यही चीज़ करोगे, यही करोगे। लेकिन अभी सिर्फ करना क्या है, आपको एक बार इस वीडियो को देख के और नोट्स बना के रख लेना है, बाकी आप जो कर रहे हैं वो करिए, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम में आपको काम आएगा, क्योंकि मैं इतनी बुकें पढ़ के उसके बाद 2-4 बुकें पढ़ के शॉर्ट करके आपको नोट्स की तरह, और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप कहीं भी बैठ सकते हैं किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए डियर शुरुआत करते हैं। इस टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में हमने आपको एंटीनेटल का डिफिनीशन बनाया, कंपोनेंट बताया, इम्पोर्टेंस बताया, उसके बाद कंपोनेंट में एलिमेंट बताया, ठीक है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल बताया, डिजायरेबल एंड इसेंशियल एंड डिजायरेबल बताया। उसके बाद हमने कंपोनेंट में 4 बताया, 4 में आपका रजिस्ट्रेशन एंड टीटी डोज और आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट और 4 विजिट, ठीक है। तो ये सभी हमने बताया। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हमने बताया था कि जो है कि इसेंशियल और डिजायरेबल 2 कंपोनेंट हमने बताया था एग्जामिनेशन के। तो इसेंशियल वाले में हमने बताया था कि हिस्ट्री लेने का क्या वो था, हिस्ट्री लेने का हमने आपको ईडीडी निकालना उसका बता दिए थे, और बाकी और क्या हिस्ट्री ले सकते हो वो सभी हमने बताया आपको कि हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है, उससे क्या क्वेश्चन उससे पूछना है। ये सभी देखिए, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जिस लैंग्वेज में वो समझ सकती है उसी लैंग्वेज में उससे आप पूछिए तो वो बताए। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रेग्नेंट मदर होती हैं, वो प्राइवेसी चाहती है, तो आप प्राइवेसी दीजिए। अगर आपको नहीं बता, मेल है तो आप फीमेल किसी हेल्थ पर्सनल को भेजिए ताकि वो उनसे बात कर सके, वो ताकि वो अपनी समस्याओं को शेयर कर सके। तो ठीक है, वो तो मान लीजिए क्लिनिकल सेटिंग में जब आप हॉस्पिटल में होंगे या फिर होंगे तो वहाँ पे, लेकिन फिर भी बात ध्यान देनी चाहिए। तो ये सभी था। तो इसेंशियल वाले में ही हिस्ट्री टेकिंग, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन था। तो अब फिजिकल एग्जामिनेशन आप एंटीनेटल मदर का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए देखिए क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। साइन एंड सिम्टम ऑफ पैलर, यानी कि पैलर का मतलब कि आँखों के ऐसे पुतलियाँ ऐसे हटा के ऐसे देखना है, यानी कि जो माइन्यूट ब्लड वेसल हैं जो पेरीफेरी पे आए हुए हैं, स्किन के सरफेस पे आए हुए, जहाँ से पता चल सकता है। यहाँ से आप देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, ऐसे सॉफ्ट पार्ट से, यानी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा, नाखून से पता चले। तो मतलब ये पैलर, जो पेरीफेरल की माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, उनका कलर क्या है, उनका जो वो है कैसा है, वो देखते हैं पैलर, ठीक है। उसके बाद पल्स रेट, उसका पल्स रेट देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर। अच्छा देखिए, पल्स की बात करें तो पल्स जो है इस टाइम थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान डबल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, दुगना रिक्वायरमेंट होता है। जब नॉन प्रेग्नेंट होती हैं तो पल्स रेट जो भी नॉर्मल होता है उससे क्या होता है, थोड़ा सा आपको 2-4-10 ज़्यादा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो नॉर्मल फाइंडिंग है। रेस्पिरेटरी रेट भी जो भी नॉर्मल होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा अगर ज़्यादा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए 15-16 जो भी है, 16 से 20 या 21 से 22 भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 24 भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम जो है कि
मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और शरीर में दो जगह जो है कि कंजप्शन होता रहता है, तो फीटस को भी रिक्वायरमेंट होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ये अगर केस होगा तो उसमें 140 और 190 का ही केस देखेंगे। तो आगे अभी जब एबनॉर्मलिटी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। एडिमा देखेंगे, उसके हाथ पाँव में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग है, उसके बाद उसका वेट देखेंगे। ये सब चीज़ें तब करना है जब विजिट करने आएगी वो, ये सब तब करना है जब विजिट करने आएगी, जब प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास विजिट करेगी एंटीनेटल विजिट में, तब वो ये सभी करना है, ठीक है। उसके बाद जॉइंटिस, कहीं उसको पीलिया की शिकायत तो नहीं, एनीमिया की शिकायत तो नहीं है, ये चीज़ें। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका ब्रेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अदर पैरामीटर भी देखेंगे, वेरियस मेजरमेंट। अब वेरियस मेजरमेंट में आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करना है, फंडल हाइट देखना है, ठीक है, क्या फंडल हाइट देखना है। असेसमेंट ऑफ फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, असेसमेंट ऑफ फीटल मूवमेंट, यानी कि फंडल हाइट यानी फंडस का हाइट कितना है कितना नहीं है। ये इसलिए देखते हैं कि अगर वो कह रही कि नहीं मैं 4 महीने की मेरी प्रेगनेंसी है, तो 4 महीने के हिसाब से उसी नॉर्मल जो है कि उसी हिसाब से फंडल हाइट भी बढ़ना चाहिए और ना ज़्यादा कम होने, मतलब कि एक नॉर्मल हाइट बढ़नी चाहिए फंडल का, ठीक है। तो वो चीज़ें इस वजह से अभी मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, अभी इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, फिर फंडल हाइट भी और ये भी, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, बच्चे का प्रेजेंटेशन और लाई क्या है। असेसमेंट ऑफ बच्चे का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, यानी कि बच्चे का हार्ट साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंस्पेक्शन ऑफ द स्कार, ये सभी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है, आप देखते चले आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मैं फंडल हाइट बता रहा हूँ और उसके बाद लाई प्रेजेंटेशन बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए फंडल हाइट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अच्छा लगेगा, एक सेकंड। तो देखिए डियर, फंडल हाइट को समझा रहे हैं, फंडल हाइट को कैसे मापा जाता है। पहली बात तो क्राइटेरिया यह है कि फंडल हाइट को प्रोसीजर ये करने से पहले प्राइवेसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। जहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन टेबल होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के अटेंडेंट एक, और वो भी फीमेल स्टाफ, वो भी फीमेल अटेंडेंट और स्टाफ जो फंडल हाइट का वो करेगी वो फीमेल स्टाफ होना चाहिए लीगली तरीके से, ठीक है। पूरी तरीके से प्राइवेसी मेंटेन करके और उसको पूरा समझा देना है कि देखो मैं ये करने जा रहे हैं, इसलिए जैसा कि आप लोग फंडामेंटल में या सभी सब्जेक्ट में आई थिंक नर्सिंग के हर एक प्रोसीजर करने से पहले एक्सप्लेन करना होता है, मरीज़ को बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको फंडल हाइट करने जा रहे हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन टेबल पे उसको लेटने के लिए बोलेंगे। जैसे लेट जाएंगे तो उसके हमें कहाँ खड़ा होना है, महिला के राइट साइड खड़ा होना है, राइट साइड खड़ा होने के बाद हमें मार्किंग कर लेना है। पहले यहाँ टच करना है, ठीक है। जो भी स्टाफ होंगे, हेल्थ केयर स्टाफ होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे वो करके, ठीक है, पाल्पेट करके प्यूबिक सिम्फाइसिस का पता लगा लेंगे। जहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा उसको क्या मान लेंगे, 12 वीक, वहाँ पे 12 वीक माना जाता है, ठीक है। और ये फंडल हाइट मेजरमेंट कब किया जाता है, जब फर्स्ट 12 वीक हो गए, यानी कि 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई है। 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तब, ठीक है, 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तब मेजरमेंट फंडल हाइट मेजर ये किया जाता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले आएगा भी नहीं, ठीक है। आपको क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो पेल्विक, लोअर पेल्विक में ही, इधर प्यूबिस में ही पता नहीं चलेगा, आपको एसेस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये परफॉर्म कब किया जाता है, तो 12 वीक पर, ठीक है, यानी कि लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस कर गई हो तब उसके बाद ये मेजर किया जाता है, तब आपको फाइंड आउट होगा यहाँ पे कि फंडल हाइट क्या है। उससे पहले आपको फंडल हाइट नहीं फाइंड आउट होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये है, खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस देखिए, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको कहते हैं, यानी जो देखिए पेल्विक बोन होगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ।
ठीक है, ऐसे। और ये जो है ये, ठीक है, थोड़ा सा नहीं लग रहा, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पर ले जाता है। तो जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस पे आता है तो हम 12 वीक मानते हैं प्रेगनेंसी, 12 वीक। देन प्यूबिक सिम्फाइसिस से फिर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, हर 12 वीक के बाद हर एक वीक को 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 16 वीक, फिर 4 सेंटीमीटर 20 वीक। यानी अगर इससे भी आपको नहीं पता चल रहा है तो सीधा ये मान के चलिए कि 24 वीक अम्बलाइकस पे, 24 वीक कहाँ पे, अम्बलाइकस पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप 4 का अंतर देखिए, 12, 4 16, 4 20, 4 24, 24 पे आप फिर 24, 4 28, 4 32, 4 36, ठीक है। तो देखिए 4 का अंतर करते, अब फंडल हाइट क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे है, ये, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे फंडल हाइट, यहाँ पे फंडल हाइट, देन ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक ऐसे फंडल हाइट जैसे 36 वीक पहुँचता है, 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 4 32, 4 36, 36 वीक अभी भी डिलीवरी नहीं हुई तो 36 वीक पे बाद जैसे 37 जाएगा तो उसी में क्या होगा, क्यों, ये फंडल हाइट नीचे आता है, जब फंडल 37 वीक के बाद फंडल हाइट जब नीचे क्यों आता है, क्योंकि बच्चे का अब डिलीवरी का टाइम हो गया, अब बच्चा डिसेंट मतलब नीचे आता है, बच्चा नीचे आता है, पेल्विक में बच्चा आता है, तो इसलिए इधर खाली हो जाता है और फंडल हाइट, ठीक है। और इस जैसे ही फर्स्ट स्टेज लेबर पेन स्टार्ट होगा, डिलीवरी का जो पेन स्टार्ट होगा तो उस टाइम क्या होगा, नीचे आ जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे कि मतलब कि 10 घंटे 12 घंटे पहले ही मतलब कि वो हो जाता है, डिसेंट हो जाता है, बच्चा नीचे आ जाता है, तो उसको पेन हल्का फुल्का होने लगता है, यानी पता चल जाता है कि आज डिलीवरी होने वाली है, क्या लगता है ऐसा। अब तो महिलाओं को जो है कि दर्द बढ़ने लगता है, तुरंत लेके भाग जाते हैं, जो भी है, और ये उचित भी है कि लेके चले जाना चाहिए। तो 40 वीक की प्रेगनेंसी अगर हो जाती है फिर भी डिलीवरी नहीं हुई है तो फंडल हाइट नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिफी स्टर्नम जो चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन का सबसे लास्ट वाला जिफी स्टर्नम, यहाँ पे 36 वीक और अम्बलाइकस पे 24 वीक, ठीक है। तो ऐसे करके, और आपको अगर है तो आप ऐसे प्यूबिक सिम्फाइसिस से 4 रखिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस से 4 उंगली रखिए, ठीक है। अगर उंगली जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो तो ठीक है, फीमेल की उंगलियां आ जाती हैं, लेकिन आपको अगर उंगली बहुत ज़्यादा मोटी हो तो नहीं आ पाएगा, आप सेंटीमीटर में ही नापिए। लेकिन अम्बलाइकस से जैसे आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो हर सेंटीमीटर को 1 वीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जितना वीक क्रॉस करेंगे उतने जैसे सेंटीमीटर, 12 4 16 4 सेंटीमीटर पर, फिर 16 4 20, फिर 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके। तो ये फंडल हाइट मेजर करने का है। अब हम आपको ये फंडल हाइट मेजरमेंट करने का है, यहाँ से वो मेजरमेंट करने के लिए जो इंची टेप या जो भी रखे होंगे वो यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ करने के बाद फिर 4 छोड़े, फिर 4 छोड़े, ठीक है, फिर 4 छोड़े, फिर ऐसे आगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है कि इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे लगाना कहाँ है, ठीक है, मुझे लगाना कहाँ है। तो एक पहले तो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे रखिए, लोअर पे, उसके बाद इधर से हाथ ऐसे करते चलिए, जहाँ पे हाथ रुकने लगे, टच हो जाए, रुकने लगे, वहीं पर रुक जाइए।
ऐसे ऊपर से हाथ लेके आइए, जहाँ रुकने लगे हाथ, जहाँ ये पोर्शन जहाँ पे ऐसे रुकने लगे वहीं रुक जाइए और वहीं फीता लगे। फिर मान लीजिए जैसे फर्स्ट विजिट में आई तो आते चले गए आते चले गए आते चले गए, जब यहाँ से आई तो ऐसे आई, यहाँ लग गया, हाँ ठीक है अभी 12 वीक की प्रेगनेंसी है, फंडल हाइट चल रहा है। फिर अगली बार आई तो फिर ऐसे चलते हैं यहाँ तक, हाँ ठीक है ग्रोथ सही हो रहा है। फिर उसके बाद अगली बार आए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता है, यानी नॉर्मल रेट से भी नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट चल रहा है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन के अनुसार फंडल हाइट नहीं बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 12 वीक की प्रेगनेंसी है और फंडल हाइट यहाँ तक पहुँच गया अम्बलाइकस तक, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाना, सावधान हो जाना है कि उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह या फिर स्पेशल अटेंशन इनको देना है, ध्यान देना है कि इसका तेज़ी से 12 वीक की प्रेगनेंसी है और फंडल हाइट इतना बढ़ गया, इतना तो तेज़ी से नहीं बढ़ता है, इतना तेज़ी से ग्रोथ बच्चे का नहीं होता है। तो मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर डायबिटिक मदर है तो हो सकता है, डायबिटिक मदर है तो हो सकता है, लेकिन ऐसे रेयर केस में होता है जब एबनॉर्मल, तो यही तो है एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करना। तो ये फंडल हाइट पता करने का तरीका। अब उसके बाद असेसमेंट ऑफ फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन। फीटल लाई या प्रेजेंटेशन के बारे में हम आपको लियोपार्ड मैन्यूअर के बारे में बात करेंगे। लियोपार्ड मैन्यूअर होता क्या है, और उसी लियोपार्ड मैन्यूअर से ही बच्चे का लाई एंड प्रेजेंटेशन, यानी वो कैसे है, ठीक है, उसका पैर नीचे है, हेड ऊपर है या तिरछे पे है। अभी मतलब पिछले क्लास में भी बताया था, इसमें भी चलिए मैं इस पर आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आराम से सही से। तो देखिए डियर, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ फंडल हाइट से रिलेटेड ही है, देखिए इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने अभी जो बताया आपको कि कभी प्रेगनेंसी जितने वीक की है उसके हिसाब से फंडल हाइट उतना ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा और कभी कभी कम आता है। तो उसके कारण क्या है, रीज़न, ठीक है। अब देखिए पहला रीज़न है कि फंडल हाइट ज़्यादा आ रहा है जेस्टेशनल पीरियड से, यानी प्रेगनेंसी जितने दिन की है उसके हिसाब से फंडल हाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका वजह हो सकता है, वजह क्या क्या हो सकता है, रॉन्ग डेट ऑफ LMP, ठीक है, क्योंकि महिला जो है कि गलत LMP बताई है, तो इस वजह से आपकी जो जेस्टेशनल एज आपने EDD के थ्रू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या फिर उसके अनुसार से जो EDD आप निकाल रहे हैं, ठीक है, EDD आप निकाल रहे हैं या फिर LMP जो बताई है उसके अनुसार वो गलत है, रॉन्ग बताई है। दरअसल क्या है कि अगर फंडल हाइट ज़्यादा आ रही है तो उसकी LMP जो है कि और थोड़ा सा लेट का होगा, मतलब कि और पहले का होगा, लेकिन वो बता रही कि बस जस्ट अभी 2-3 महीने हो रहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक केस लेते हैं, मान लीजिए 24 वीक का है, 24 वीक की प्रेगनेंसी, फंडल हाइट अम्बलाइकस तक आ रहा है, फंडल हाइट अम्बलाइकस तक आ रहा है, इसके हिसाब से प्रेगनेंसी 24 वीक की होनी चाहिए, ठीक है, 24 वीक की होनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी है कितनी, 16 वीक की प्रेगनेंसी है और फंडल हाइट अम्बलाइकस तक आ रहा है, यानी कारण ये हो सकता है कि वो हो सकता हो कि LMP गलत बता रही हो, उसकी प्रेगनेंसी 24 वीक की ही हो, वो गलत LMP बता रही हो, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है कि वो गलत बता रही हो, उसको सही एग्जैक्ट नहीं पता हो और पहले का हो। दूसरा अगला क्या है, अगला ये हो सकता है कि फुल यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान दीजिएगा, फंडल हाइट मेजरमेंट करने से पहले महिला को बोल दीजिएगा कि जाओ यूरिनेट करके आओ, यूरिन को डिस्चार्ज करके तब फंडल हाइट को मेजरमेंट किया जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता हो, बेबी एक के बजाय 2 हो सकते हैं, ट्विन बेबी हो सकते हैं। ट्विन बेबी में क्या होगा कि जेस्टेशनल एज के हिसाब से फंडल हाइट ज़्यादा आता है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमने बताया कि अगर मदर डायबिटिक है तो बेबी लार्ज होगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, इस कंडीशन में फंडल हाइट आएगा। पॉलीहाइड्रोमनियास का केस होगा, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है नॉर्मल से ज़्यादा बनेगा, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद हाइडेटिफॉर्म मोल क्या होता है कि यूट्रस में जैसे ग्रेप्स अंगूर के दाने की तरह ऐसे ढेर सारे सिस्ट निर्माण हो जाए,
और सिस्ट निर्माण उसी को बोलते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल। तो हम अभी इसको ये एबनॉर्मेलिटी है बताएंगे, लेकिन इस केस में भी फंडल हाइट ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे के हेड में जो है हाइड्रोसिफेलस जब यूट्राइन में ही है तभी हो गया हो, ठीक है, यानी कि फ्लूइड का कलेक्शन तभी हो गया हो, इस कंडीशन में भी फंडल हाइट ज़्यादा आता है जेस्टेशनल पीरियड से। तो फंडल हाइट जेस्टेशनल समय से जो एज होता है उससे ज़्यादा आता है। कब? या तो फिर महिला गलत LMP बता रही हो, दूसरा फुल यूरिनरी ब्लैडर हो, यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं की हो, दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, लार्ज बेबी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है, हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। अब फंडल हाइट कम आ रहा है जेस्टेशनल पीरियड के अनुसार, यानी कि 24 वीक की प्रेगनेंसी है और फंडल हाइट आ रहा है 16 या 20 पे आ रहा है, ठीक है। उसके LMP बताया, उसके LMP के अनुसार जैसा उसने बताया है उसके अनुसार जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से कम फंडल हाइट आ रहा है तो कान खड़े हो जाएं, सावधान हो जाइए कि कुछ ज़रूर हो सकता है। लेकिन उससे पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो सही बता रही है LMP की गलत बता रही है। हो सकता हो LMP जो है कि वो पहले से अभी मतलब 1 महीने का बता रहे, सॉरी मतलब बहुत लेट बता रही है कि हाँ नहीं 3 महीने हो गए, जबकि अभी 2 महीने ही हुए, वो 3 महीने बता रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा हो, इस कंडीशन में फंडल हाइट क्या आएगा? कम आएगा जेस्टेशनल एज से। मिस्ड एबॉर्शन हो गया हो, ओबेशन हो गया हो लेकिन उसे पता ही नहीं, उसे तो महिला को पता नहीं हो, मिस्ड एबॉर्शन इसी को कहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई थी, एबॉर्ट होके उसी में है, एबॉर्ट होके उसी में है, महिला को हल्का फुल्का दर्द हुआ तो उसने सोचा कि ऐसे दर्द कर रहा होगा, प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे दर्द कर रहा होगा, फिर उसने अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो मिस्ड एबॉर्शन, इंट्रा यूट्राइन डेथ, या फिर बच्चे का यूट्रस में डेड हो गया होगा, बेबी का डेथ हो गया होगा। या तो फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि जो बेबी है, बेबी का लाई प्रेजेंटेशन जो लाई होगा, लाई बेबी ऐसे होना चाहिए तो बेबी ऐसे होता है। अगर इस कंडीशन में भी है तो भी फंडल हाइट कम आता है, फंडल हाइट कम आता है जेस्टेशनल पीरियड से। तो ये फंडल हाइट के कुछ क्राइटेरिया रीजन है कि कब फंडल हाइट ज़्यादा, किस किस केस में फंडल हाइट जेस्टेशनल एज से ज़्यादा आएगा और किस किस कंडीशन में फंडल हाइट जेस्टेशनल एज से कम आएगा। तो ये है, नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं लाई एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डियर फंडल हाइट हो गया। तो अब जो है कि मैं इस क्लास को इतना ही, क्योंकि मैं अगर अब इससे ज़्यादा करूँगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इस फंडल हाइट को आप तैयारी अच्छे से कीजिए, तैयार कीजिए, ठीक है, जो भी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन। तो डियर थैंक यू सो मच, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्त यार को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये शेयर और ये लाइक, ये कमेंट आपको, आपका जो होता है ना, वो हमें बहुत मजबूत करता है और हम दुगने तरीके से मेहनत करते हैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, इस चैनल को एक माध्यम से ही आपको कहीं बुक ना देखना पड़े और कहीं नहीं, तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप जब आ जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो उसके बाद आप एक अपनी लाइब्रेरी अपने हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से रख लीजिएगा और सब कुछ है, जो भी इच्छा है कर ले, लेकिन पहले आप सक्सेस हो जाइए। तो डियर थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर।